कि सवाल ये पैदा होता है कि लिखित तौर पर तो सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमारी विचारधारा एक है, हम सब सेकुलर हैं और हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत ही हम लोग रजिस्टर्ड हैं और काम कर रहे हैं। कथनी में और करनी में बड़ा अंतर है। तो दोस्तों, आज हो गया 14 जून। आज बिहार समेत पूरे देश की बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की रोज़ खबर आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का 32 सीटों का ऐलान के बाद काफ़ी सियासत गर्म हो चुकी है। अब कदवा से कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने इल्ज़ाम लगाया है और टाइमिंग पे सवाल पूछा है और कहा है कि भाजपा की सहयोगी दल है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM ने बिहार में आने वाले असेंबली चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स को लड़ाने का ऐलान किया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कुछ दिनों पहले अमित शाह ने बिहार के चुनाव और इंतखाब के संदर्भ में अपनी बातें रखी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इत्तेफाक इसलिए नहीं है कि दोनों पार्टियों को, दोनों के नज़रियात को, दोनों के मंशूर को और अमल को मैं एक कम्युनल एंगल से देखता हूँ। फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ाना और सिर्फ फ़िरक़े की बात करना जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। हिंदुस्तान का भाईचारा बहुत पुराना है। इसके ऊपर नफ़रत की आंधियाँ फैलाने वाले लोग बहुत आए और बहुत चले गए। आज भी इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। अब तो सत्ता पार्टी सत्ता के गुरूर तकब्बुर में चूर होकर के फ़िरक़ा परस्ती को फैलाने की कोशिश करती है, घृणा की राजनीति करती है, नफ़रत अंगेज़ बयानात देती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी लीडरान यहाँ से लेकर बम्बई से लेकर हैदराबाद से लेकर के हैं, उन सब के बयानात को अगर आप देखिएगा तो उससे जो फस्ताई ताकत है मुल्क की उसको फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि उनके बयानात को लेकर के वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके बीच में उनके बयानात के ऊपर रिएक्शंस करवाया जाता है। आज की दूसरी बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। जी आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही ये भी बताया कि रोजगार पाने वाले में किस जाति के कितने लोग हैं, कितने लोग आज नियोजनालयों में निलंबित है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया के सवालों को जवाब दे रहे थे। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी कार्यालय में कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने बूथ लिस्ट के बारे में भी जानकारी ली। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार के 18 जिलों में 87 नए संक्रमित मरीज की शनिवार को पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6183 हो गई है, जबकि राज्य में अब तक 3686 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और वहीं 35 संक्रमित मरीजों का इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना में 14, सीवान में 2, भागलपुर में 11, भोजपुर में 6, दरभंगा में 1, जहानाबाद में 11, पूर्णिया में 3, बांका में 15, रोहतास में 3, सीतामढ़ी में 5, बक्सर में 1, नवादा में 2, मुजफ्फरपुर में 1, औरंगाबाद में 6, गोपालगंज में 1, मधेपुरा में 1, किशनगंज में 2 और लखीसराय में 1 कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। इस प्रकार राज्य में 18 जिलों में राज्य में अब तक 87 संक्रमित की पहचान की गई है। आज की चौथी बड़ी खबर भागलपुर से निकल के सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि टिड्डी दल के आने की आशंका को लेकर भागलपुर जिला भी अलर्ट में है। इसके लिए पहले से ही तैयारी की जा रही है। दवा के छिड़काव के लिए फायर ब्रिगेड से संपर्क किया गया है। आपको बता दें कि 150 से 200 ट्रैक्टर मॉन्टियर पावर स्प्रे भी रखा गया है। जिला कृषि पदाधिकारी के झा स्वयं पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि शुरुआती खतरा बिहार के सीमावर्ती जिलों में है, लेकिन भागलपुर में बाज़ाब्ता अलर्ट भेजा गया है, इसलिए कई इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के बीच पंपलेट बांटा गया है, किसानों को टिड्डी दल के प्रति जागरूक किया गया है। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब परवान चढ़ने लगी है। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही साथ अब निर्वाचन आयोग भी धीरे धीरे एक्टिव मोड में आ गया है। विभाग की ओर से चुनावी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए दिए गए आदेश के बाद अब ईवीएम के प्रति निर्वाचन आयोग ने गंभीरता दिखाई है।
विभागीय अधिकारियों की बैठक के बाद आयोग ने जिला के डीएम एसपी से भी बात की है। बूथों का सत्यापन का काम भी शुरू हो गया है। आज की छठी बड़ी खबर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हैदराबाद के लोगों से की अपील कि डॉक्टर के साथ सही सलूक से पेश आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पैगाम अहलियाने हैदराबाद के लिए और तेलंगाना में रहने वाले तमाम अवाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके वालिद वालदा या दोस्त किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, वो पेशेंट हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, आप उन इंतज़ामिया से ताउन करिए, जज्बात में मत आइए। कानून के दायरे में रहकर अगर आपको शिकायत है उस अस्पताल में, अगर आपके पेशेंट को, आपके दोस्त को इलाज उनका सही नहीं हो रहा है, तो आप सही तरीके से कानून के दायरे में रहकर उस अस्पताल के इंतज़ामिया से, सुप्रिटेंडेंट से, RMO से अपनी शिकायत दर्ज कराइए। और ख़ास तौर से मेरी आपसे अपील है कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैदराबाद में है, चाहे वो गांधी हो जो कोविड के लिए मुख्तसस किया गया है, आप जो अटेंडर्स साथ हैं, मेरी आपसे गुजारिश है जो पेशेंट के साथ अटेंडर्स हैं वो जज्बात में ना आए, डॉक्टर्स का पूरा ताउन करें। उस्मानिया हॉस्पिटल में भी मुख्तलिफ अमराज का इलाज हो रहा है। आपको शिकायत अगर है वहाँ पर तो यकीनन दर्ज करवाइए, हमको बताइए, आपके सियासी कायदीन को बताइए और हम इंशाअल्लाह ताला उसको टेकअप करेंगे। मगर आप ताउन करिए, कोई मुश्किलात या ऑब्स्टिकल पैदा मत करिए इन अस्पताल में, क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में जब कोविड फैल रहा है, डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट के प्राइवेट हो, ये बड़ा ही अहम काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं और ख़ुद ये तमाम लोग अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। यकीनन डॉक्टर्स हैं, ऐसे वक्त में उनको काम करना भी चाहिए और मैं हमारे डॉक्टर से भी कहना चाह रहा हूँ कि पेशेंट से भी, उनके अटेंडर से भी वो सब्र से उनसे और तहम्मुल के साथ उनसे ट्रीट करें। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की 7वीं बड़ी खबर। भारत के समझाने के बावजूद जिस तरह से नेपाली सांसद ने नेपाल के नए मानचित्र को जारी करने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया है, वो दोनों देशों के रिश्ते पर बहुत ही उल्टा असर डाल सकता है। भारत ने नेपाल सरकार की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव को पारित पर होने पर कड़ा ऐतराज़ जताया है। भारत ने फिर दोहराया है कि लीफू लेक काला पानी पर नेपाल के दावे के पीछे कोई भी साक्ष्य नहीं है। यह नेपाल को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय में उपज रहे गुस्से को भी बताता है। जानकार मान रहे हैं कि नेपाल ने भारतीय जमीन को अपने आधिकारिक मानचित्र में शामिल कर इस समस्या को कूटनीतिक समाधान निकालने के रास्ते काफ़ी संकुचित कर दिए हैं। ऐसे में दोनों देशों के तरफ से सीमा विवाद सुलझाने के लिए गठित विशेष समिति के भविष्य पर भी सवाल उठ गया है। आज की 8वीं बड़ी खबर। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के तमाम मंदिर, मस्जिद और चर्च में हैंड फ्री सैनिटाइजर बांटा है। ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్న ఆలోచనతోటి వచ్చిన భక్తులు శానిటైజర్ తోటి అందరూ కూడా చేతులు క్లీన్ చేసుకుంటూ మరి దేవాలయం లోపలికి రావాలని చెప్పేసి అందరూ కూడా असदुद्दीन గారి ఆలోచన, మంచి ఆలోచనను అందరం కూడా స్వీకరిస్తూ అందరం కూడా ఆయన అడుగుజాడలు నడవాలని చెప్పేసి సెలవు। आज की 9वीं बड़ी खबर। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में शनिवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने छात्रों, कलाकारों और व्यापारियों के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला। यह मशाल जुलूस उत्तरी मंदिरी स्थित जाप कार्यालय से प्रारंभ हुआ तथा आयकर चौराहे पर जाकर समाप्त हो गया। इस दौरान पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा, यह मशाल उस तानाशाह सरकार के खिलाफ एक प्रतीक और एक विरोध है जिसने अपने मजदूरों, मध्यम वर्ग के लोगों, छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इस विरोध को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और मर चुका सारा कलाकार तो युद्ध तो होगा जब मजदूरों को ये आदमखोर सरकार, ये मौत वाली सरकार है। ऐसे इतिहास के खिलाफ ये मशाल 12.5 करोड़ की आवाज थी। इस हुकूमत को जला के राख कर देगी ये मशाल। यदि बिहारियों के साथ, यदि मेरे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, दरोगा भर्ती, पुलिस भर्ती, STT भर्ती और यदि फीस आप माफ नहीं किए, भाड़ेदार किराएदारों को बिजली बिल माफ नहीं किए, ये लड़ाई सीधा आर पार की होगी।
सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो जाएंगे। ये अभी तो एक आवाज थी मसाल की, आगे देखिए।